नमस्कार दोस्तों। आज मैं 507 इकाई 5 बाल अधिकार और विद्यालय प्रावधान इस टॉपिक को लेकर आया हूं, जो आपका सारांश है। दोस्तों, इसका लेकर के आने का रीज़न है कि इसमें आपका ज़्यादा एमसीक्यू बनने वाले हैं। एमसीक्यू इससे ज़्यादा बनने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको लास्ट तक आप ज़रूर देखें यदि आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो। दोस्तों, इसमें ऐसा ऐसा टॉपिक है जिस पर ज़्यादा एमसीक्यू बन रहा है और ऐसा ऐसा टॉपिक है जिसको समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, आप अंत तक बने रहें। वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप अपने को सोचने में लग जाते हैं कैसे याद करें, नहीं याद करें, क्या करें, नहीं करें। इसलिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें यदि अच्छा लगता है तो। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो आप तक अर्थात जो आपके लिए लाभदायक हो, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से लाभदायक हो, ऐसी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है यह शॉर्ट नोट्स। शिक्षा के लिए अधिकार मूलक उपागम। यहाँ पर शिक्षा के लिए अधिकार का अधिकार मूलक उपागम के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। देखिए, शिक्षा आर्थिक प्रगति, आर्थिक समृद्धि, आय का स्रोत, वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी प्रगति हेतु आवश्यक है। दोस्तों, यहाँ पर केवल रुपए पैसा का बात किया गया है कि यदि आर्थिक प्रगति चाहिए तो इसके लिए शिक्षा जरूरी है। गरीबी को हटाना चाहते हैं, अमीरी को लाना चाहते हैं, इसके लिए शिक्षा चाहिए। आय अपना इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए भी शिक्षा चाहिए। वैज्ञानिक प्रगति चाहिए, इसके लिए भी शिक्षा। तकनीकी, अभी देखिए नया नया तकनीक आ रहा है, अभी इतना ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर गया है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले और अभी में बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। अभी आप यूट्यूब से अपना स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले देखिए लोग इसको नहीं जानता था। जियो आया और एक नया क्रांति ला दिया। जियो के द्वारा अभी देखिए हर घर में मोबाइल और डाटा का भंडार रहता है, लोग तरह तरह की चीज़ों को देखते रहते हैं। तो नया नया तकनीकी आपको चाहिए, इस तरह का तकनीकी चाहिए तो इसके लिए शिक्षा आपको ज़रूरी है। यह गरीबी हटाने और समाज में समानता लाने का महत्वपूर्ण उपकरण है। आप गरीबी हटाना चाहते हैं, लोगों को समृद्ध करना चाहते हैं, लोगों को उसका जीवन स्तर ऊंचा करना चाहते हैं, इसके लिए शिक्षा जरूरी है। समाज में समानता लाना चाहते हैं। अभी देखिए भेदभाव का समाज है। अभी से कुछ दिन पहले यानी कुछ वर्ष आप 1947 ईस्वी के पहले का भारत को आप देखें, पूरा भेदभाव था। जाति आधारित, भाषा के आधारित, आपका कार्य के आधारित, यानी इन सभी के आधार पर यहाँ पर भेदभाव किया जाता था, सबसे ज़्यादा जाति। तो यदि आप इन सब असमानता को हटाना चाहते हैं तो इसके लिए शिक्षा जरूरी है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास एवं सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। कोई व्यक्ति अपना व्यक्तित्व विकास करना चाहता है, अपना पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहता है, समाज का विकास करना चाहता है, इसके लिए भी शिक्षा जरूरी है। अतः सभी साक्षर हो, इसके लिए विश्व स्तरीय प्रयास किया गया। यहाँ पर आप देखें कि जितना तरह का प्रगति चाहिए, जितना तरह का डेवलपमेंट चाहिए, जो कुछ आप चाहते हैं, समाज में विकास हो, व्यक्ति का विकास हो, गरीबी हटे, समानता आ जाए, समाज में जो कुप्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, ये सभी खत्म हो जाए, इसके लिए आपको शिक्षा चाहिए। तो यानी सभी साक्षर होना चाहिए। इसके लिए विश्व स्तरीय प्रयास किया गया है। 1948 के संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार वर्णित है। ये देखिए कहाँ का अनुच्छेद 26, ध्यान देना है।
ये संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 26, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 नहीं कह रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है आपका संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 26। इसमें आपका शिक्षा का अधिकार वर्णित है और इसके अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। पूरे विश्व में हर जगह अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये आपका संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 26 में दिया हुआ है। किसमें? अनुच्छेद 26 में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार के घोषणा पत्र में दिया गया है कि सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। और यह कब लगा है? 1948 में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि का अनुच्छेद 13। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 13 आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि का अनुच्छेद 13 स्पष्ट रूप से कहता है। क्या बता रहा है अनुच्छेद 13? अंतर्राष्ट्रीय संधि का अनुच्छेद 13। यहाँ पर था संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों के अनुच्छेद 26, यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय संधि का अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है? मानवाधिकार स्वयं तथा अन्य मानवाधिकारों को कार्यान्वित करने के लिए एक अनिवार्य साधन दोनों ही शिक्षा है। ये दोनों चीज आप करना चाहते हैं, मानवाधिकार और अन्य मानवाधिकार को कार्यान्वित करना चाहते हैं, इन दोनों का जो साधन है वह शिक्षा ही है। यह आपका अंतर्राष्ट्रीय संधि का अनुच्छेद 13 कह रहा है। शिक्षा नारी सशक्तिकरण, बच्चों को जोखिम से बचाने, शोषण से बचाने, मानवाधिकारों को प्रोन्नत करने तथा विकास, पर्यावरणीय सुरक्षा और जनसंख्या नियंत्रण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप यहाँ पर देखें, ये कंक्लूजन है कि शिक्षा क्या क्या करती है। सबसे पहला चीज़ है नारी सशक्तिकरण, बच्चों को जोखिम से बचाने का काम, शोषण से बचाने का काम, मानवाधिकार को प्रोन्नत करने तथा विकास का काम, पर्यावरण को आप सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, इसका काम, जनसंख्या नियंत्रण करना चाहते हैं, ये सभी काम आपका शिक्षा के द्वारा ही संभव होगा। जब तक लोगों में शिक्षा का असर नहीं होगा, लोग शिक्षित नहीं होंगे, इसके दुष्परिणाम और अच्छा परिणाम के बारे में लोग नहीं सोचेंगे, तब तक ये सभी रुकने वाले नहीं हैं, बंद होने वाले नहीं हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा इसमें कि शिक्षा से बहुत सारे चीज़ हो रहे हैं और अनुच्छेद 26 जो है आपका संयुक्त राष्ट्र का है और अनुच्छेद 13 अंतर्राष्ट्रीय संधि का है। अगला नेक्स्ट, यहाँ पर आप देखिए दूसरा टॉपिक है शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में बाल अधिकार। कौन कौन सा बाल अधिकार है इसको लिखना है। उत्तरजीविता, विकास, सुरक्षा, भागीदारी, बालक का जीवन का अधिकार, भेदभाव, दंड, आपराधिक मामलों में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, बाल अपराधों के लिए पृथक न्याय व्यवस्था का अधिकार, जीवन का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, परिवार के साथ पुनः एकीकृत होने का अधिकार, इतना सारा बाल अधिकार है। देखिए एक एक करके हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। विकास, यदि व्यक्तित्व विकास चाहता है तो उसको शिक्षा चाहिए, शिक्षा के लिए सुरक्षा चाहिए, शिक्षा में भागीदारी चाहिए, बालक का जीवन का अधिकार है, भेदभाव रहित जिंदगी जीने का अधिकार है। आप बच्चों को न तो जाति के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, न तो धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, न तो रंग काला गोरा के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, न तो लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, नहीं आप कोई भौगोलिक स्थान यानी किसी भी रूप में, न तो भाषा, न संस्कृति,
किसी भी चीज़ के आधार पर बच्चों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप बच्चों को शारीरिक, मानसिक, भौतिक कोई भी दंड नहीं दे सकते हैं। आपराधिक मामले में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। मान लीजिए कोई बच्चों पर आपराधिक मामला लादा गया है, यानी उसे किसी भी बच्चा पर एफआईआर किया गया है लड़ाई झगड़ों के मामले में, लड़ाई झगड़ा के मामले में उस पर कोई केस चल रहा है, यानी आपराधिक मामले चल रहे हैं, तो इसके लिए इसका अधिकार है, बच्चों का अधिकार है वह निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, यानी उन लोग जो कोर्ट में डिसीजन होगा वो निष्पक्ष होना चाहिए। बाल अपराधों के लिए पृथक न्याय व्यवस्था। यदि 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है और वह कोई अपराध कर लिया है तो उसका जो कोर्ट होगा, यानी कचहरी, न्यायालय, वो अलग होगा, वो अलग पा सकता है चाहे तो। जीवन का अधिकार मतलब आप उसे मार नहीं सकते हैं, जिंदा रह सकता है। राष्ट्रीयता का अधिकार और परिवार के साथ एकीकृत होने का अधिकार। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि अध्यापक के रूप में कार्य करते हुए बालकों की अधिकार को सुनिश्चित करना चाहिए। प्रश्न यहाँ पूछ दे अलग ढंग से कि आप अध्यापक हैं, आप अपने कक्ष में या अपने विद्यालय में बच्चों के कौन कौन से अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। तो सबसे पहले शोषण का अधिकार, यानी शोषण के विरुद्ध का अधिकार। वहाँ पर बच्चों को किसी भी तरह से शोषण नहीं होना चाहिए। जाति, धर्म, अमीर गरीब, भाषा, रंग, किसी भी तरह से शोषण नहीं होना चाहिए। क्लास में, विद्यालय में ये अध्यापक को ध्यान देना है। दुरुपयोग, किसी भी तरह से उसके ज़िंदगी का कोई भी क्षण दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना एक अध्यापक का काम है। अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके साथ आप गलत व्यवहार करते हैं, मान लीजिए नीची जाति का है, तो उससे आप नहीं तो जो गलत काम है उससे नहीं करवा सकते। मान लीजिए आप कहेंगे टॉयलेट साफ़ करने, अरे बोल तुम नीची जाति को जाकर टॉयलेट साफ़ करो, ये नहीं हो सकता है। उसको बैठने के लिए पीछे के बेंच आप देंगे, ये भी नहीं हो सकता है। यानी ऐसी व्यवहार नहीं करना है जिससे उसके दिल में चोट पहुँचे, उसे अपमानजनक महसूस हो। महत्वहीनता। आपके विद्यालय में एक क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे बैठे हैं, 40 बच्चों में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, संस्कृति के आते हैं। अब यहाँ पर किसी थोड़े से बच्चों को आप ज़्यादा महत्व देते हैं, कोई भी काम होता है उन्हें करने देते हैं। मान लीजिए आप प्रयोगशाला ले गए, प्रयोगशाला में उपकरण कम हैं तो इन्हीं बच्चों को आप दे देते हैं, तुम लोग करो, इन लोग देखेगा। खेलने की बारी आई तो तुम लोग बैट बॉल पकड़ो, इसका जिम्मेवारी तुम लोगों को है। मान लीजिए बाल संसद का गठन कर रहे हैं तो बाल संसद में सब इसी बच्चों को लाए, इसको नहीं। विद्यालय का कोई भी सामूहिक गतिविधि हो तो इन लोगों से करवाएं, इसे नहीं। अर्थात यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि इन लोगों का महत्व आप नहीं दे रहे हैं, इन सभी बच्चों का महत्व आप नहीं दे रहे हैं, केवल कुछ चुने हुए बच्चों को महत्व दे रहे हैं। कोई भी काम होता है आप इन्हें करने के लिए देते हैं, यानी ये आपके नज़र में अच्छे बच्चे हैं और ये आपके नज़र में बुरे बच्चे हैं। ये नहीं होना चाहिए। इस तरह का बात विद्यालय में नहीं होना चाहिए। इससे सुरक्षा देना है आपको। एक अध्यापक को ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। ये अध्यापक के रूप में आपको सुनिश्चित करना है कि सभी को कैसे समान अवसर मिले, बराबर का अवसर कैसे मिले, किन्हीं से किसी का हक नहीं मारा जा रहा हो। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी मेरा पेज को लाइक करेंगे, facebook.com/मोहन वर्मा 123। जब इसको सर्च करेंगे तो खुलेगा द जॉब पॉइंट, इसको आप लाइक करेंगे, इस पेज को। यहाँ पर मैं बहुत सारे मैथ के
टिप्स एंड ट्रिक्स डालता रहता हूँ। इसलिए यदि आपको मैथ का बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिप्स और मुझसे जुड़ा हुआ अच्छी चीज़ यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरा जो फेसबुक पेज है facebook.com मोहन वर्मा 123, ये द जॉब पॉइंट के नाम से आपका पेज है, इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे। मेरा ये व्हाट्सअप है और ये टेलीग्राम है। आप यहाँ से भी यदि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ साइंस किसी में भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका सॉल्यूशन विथिन 5 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर, 4 या 5 घंटे के अंदर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करके हम दे सकते हैं। आगे चलिए, मानव अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार। यहाँ देखिए, मानव अधिकार के रूप में मानव को जो अधिकार प्रदत्त किया गया, प्रदान किया गया है भारतीय संविधान में, उसमें शिक्षा का अधिकार कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 साल है, उसका यह अधिकार है कि वह फ्री में और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सकता है। यह अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार कहता है कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 साल का है, उसे शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अनुसार वह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 24 में क्या कहता है? 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को किसी भी प्रकार के जोखिम वाले रोजगार से सुरक्षा का अधिकार है। आप बच्चों को जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, उसको जोखिम वाले कामों में नहीं लगा सकते हैं, यानी जहाँ से जान का खतरा रहता है। जहाँ पर उसके जान का खतरा है, वैसी जगहों पर रोजगार के लिए आप नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं? उसका पेट का सवाल हो, आजीविका का सवाल हो, फिर भी उससे आप जोखिम वाले काम, खतरा वाले काम में आप लगा नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 39E कहता है, दुरुपयोग होने से तथा आर्थिक आवश्यकताओं के दबाव में उनकी आयु या सामर्थ्य का अनुपयुक्त व्यवसाय में प्रवेश से सुरक्षा का अधिकार है। यानी जो उसके लिए उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है, उस अनुपयुक्त व्यवसाय में आप बच्चों को प्रवेश नहीं दिला सकते हैं, उससे वह सुरक्षा पा सकता है। 39F कहता है, स्वस्थ तरीके से विकसित होने हेतु समान अवसरों और सुविधाओं का स्वतंत्रता की परिस्थितियों में और प्रतिष्ठा और बचपन की प्रत्याभूति सुरक्षा तथा शोषण के विरुद्ध, जुआ नैतिकता के विरुद्ध सामग्रियों के परित्याग का अधिकार है। मतलब समान अवसर, कोई भी अवसर हो वहाँ पर उन्हें भी समान तरह का अवसर मिले, सुविधाओं समान तरह का सुविधा मिले, इसकी स्वतंत्रता की परिस्थितियों में प्रतिष्ठा और बचपन की प्रत्याभूति सुरक्षा, यानी गारंटेड सुरक्षा हो, शोषण नहीं हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो ये सभी अधिकार दिया गया है मानव अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार। अब जो आता है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार 2009 का वर्णन करना है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार 2009, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि RTE 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। 86वें संविधान संशोधन कानून 2002 के द्वारा प्रारंभिक नीति निर्देशक सिद्धांत एक मौलिक अधिकार बन गया है। पहले प्रारंभिक नीति निर्देशक सिद्धांत एक अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 2002 में हुआ था,
इसे एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस कानून ने 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया है। जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के बीच के हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा चाहिए और अनिवार्य रूप से शिक्षा चाहिए, क्योंकि यह एक मौलिक अधिकार बन गया है। यह एक मौलिक अधिकार बन गया है, इसलिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ही करना है। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आपका तैयारी 506 और 507 का बेहतरीन तरीके से नहीं हुआ है, आप ठीक ढंग से एमसीक्यू को नहीं कर पाए हैं, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर को ठीक ढंग से नहीं कर पाए हैं, तो ये जो नोट्स आप देख रहे हैं ना, ये आपके लिए रामबाण है। बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवाने वाला आपका है। आप ये नोट्स ले सकते हैं, एक साथ आपको सभी नोट्स मिलेंगे, साथ में प्रश्न उत्तर भी आपको मिलेगा। इसके लिए आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 94 709 18 896, इस नंबर पर नोट्स चाहिए लिखकर भेजना है। इसका कॉस्ट मात्र 100 रुपये है। आपको 100 रुपये पेड करना होगा और 100 रुपये के बाद आपको 506 से लेकर 510 तक का सभी तरह का नोट्स आपको मिलने वाला है। और ये एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही सटीक रूप से बनाया गया नोट्स है, आपको बहुत मददगार होगा। और इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि यह NIS का सिलेबस के अनुसार है। आप इसको मिलाकर देखेंगे, यह 110% आपका NIS सिलेबस से मिल जाएगा। आगे देखिए, प्रत्येक बालक को संतोषप्रद तथा समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। जब तक बच्चा का 6 से 14 वर्ष नहीं हो जाता है, तब तक उसे संतोषप्रद और समान गुणवत्ता वाला शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना शिक्षा का अधिकार है। RTE 2009 के अनुसार निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना शिक्षा का अधिकार है। यह प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने को अनिवार्य बनाता है। यानी जब तक बच्चा का प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना ही करना है। पहुंच, समानता तथा गुणवत्ता के मुद्दों पर इस कानून द्वारा हस्तक्षेप संभावित हो गया है। अर्थात अभी सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचनी है, चाहे वह क्यों नहीं पहाड़ पर हो, उसका घर पहाड़ पर हो, क्यों नहीं जंगली इलाका में हो, पूरे जंगल में हो, क्यों ना उसका गांव में रहता हो या फिर शहर में, जहां कहीं भी हो उसके पहुंच तक विद्यालय स्थापित करना ही करना है। ये RTE 2009 कह रहा है। चाहे आप उसे यातायात की सुविधा के द्वारा बच्चों को ला सकते हैं, या फिर जहां उसका वास स्थान है, निवास स्थान है, निवास स्थान के आसपास विद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। ये हुआ पहुंच। समानता, विद्यालय में आप किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, काला गोरा के आधार पर, अमीर गरीब के आधार पर किसी भी रूप से उसे विभेद नहीं कर सकते हैं। समानता के रूप में आपको देखना पड़ेगा। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। ऐसी शिक्षा नहीं कि 8वीं क्लास चला गया और 8वीं क्लास में वो जोड़ नहीं जानता हो, 8वीं क्लास में किताब को शुद्ध शुद्ध पढ़ना नहीं जानता हो, 8वीं क्लास में वो शुद्ध शुद्ध लिखना नहीं जानता हो। ऐसा नहीं, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। उसके वर्ग के अनुसार उसकी क्षमता, कौशलता, ये सभी को बढ़ाते जाना है। अभिवंचित बच्चे मतलब मजदूर के बच्चे,
शहरी क्षेत्र के जो स्लम बस्ती हम लोग कहते हैं उनके बच्चे, अशांत क्षेत्र के बच्चे जिसको हम लोग कहते हैं माओवादी जहाँ पर है एमसीसी वगैरह, घुमंतू के बच्चे, इन सभी बच्चों को जो अभी तक विद्यालय से बाहर है को नियमित विद्यालय में लाने के लिए स्पष्ट प्रावधान का वर्णन किया गया। स्पष्ट प्रावधान का वर्णन है, यानी इन सभी बच्चों को विद्यालय में लाना ही लाना है, चाहे वह मजदूर का बेटा हो बेटी हो, शहरी क्षेत्र के वंचित बच्चे हों, अशांत क्षेत्र के बच्चे हों, घुमंतू बच्चे हों, किसी भी तरह का बच्चा हो जिसका उम्र 6 से 14 साल है उसे विद्यालय में लाना ही लाना है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे जैसे विकलांग बच्चे, किसी भी तरह का वो विकलांग हो सकता है, यानी CWSN बच्चे को समान अधिकार मुद्दों के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण समूह का गठन करते हैं, यानी समान अधिकार उन्हें भी देना है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। RTE के प्रावधानों के अनुसार उन्हें गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराना है। RTE का प्रावधान कहता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को साथ में रखकर एक विद्यालय में साथ में बैठाकर गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। ये यदि आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा दूसरा YouTube चैनल है जॉब पॉइंट, वहाँ पर आप जॉब पॉइंट मोहन वर्मा लिख करके भी सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल आ जाएगा, यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए सुविधाएं, यानी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना है। ये RTE का ही अभी हम लोग चल रहे हैं, RTE 2009 ही अभी तक हम लोग चल रहे हैं। RTE 2009 के अनुसार बच्चों को सुरक्षा भी प्रदान करना है, बहुत सारे तरह का सुरक्षा उनको देना है, बहुत सारे सुविधा भी देना है। इन सभी चीज़ों का यहाँ पर देखिए क्या क्या कह रहा है। सभी सुविधा वाले विद्यालय भवन होने चाहिए, सभी सुविधा वाले कक्षा कक्ष होना चाहिए, विद्यालय परिसर में शौचालय होना चाहिए, विद्यालय परिसर में पीने का शुद्ध पानी होना चाहिए, MDM बेहतर ढंग से बने, बेहतर ढंग से बच्चे बैठ करके ग्रहण करें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, साफ सुथरा रसोई घर होना चाहिए, विद्यालय का परिसर आकर्षक होना चाहिए, प्रयोगशाला की सुविधा होना चाहिए, पुस्तकालय की सुविधा होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, अवरोध मुक्त पहुँच, ऐसा विद्यालय का जो भवन होगा इस तरह से बनाया होना चाहिए जहाँ पर सभी तरह के बच्चे आराम से घूम फिर सकें। मान लीजिए कोई विकलांग बच्चा है और उसके लिए बहुत घुमावदार सीढ़ी है, ऊंचा वाला सीढ़ी है, क्या वहाँ पर विकलांग बच्चा चढ़ पाएगा? चढ़ने में उनको दिक्कत होगा। तो ऐसा अवरोध मुक्त, यानी ऐसा विद्यालय जहाँ पर हर कक्षा में, चाहे वह प्रयोगशाला हो, पुस्तकालय हो, खेल का मैदान हो, रसोई घर हो, हर जगह आसानी से आ सकता है, कहीं भी आराम से जा सकता है, आ सकता है। भूकंप से बचने के लिए भूकंप रोधी यंत्र लगा होना चाहिए। आग से सुरक्षा के लिए अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। बाहरी तत्व से सुरक्षा के लिए चार दीवारी की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि चार दीवारी की व्यवस्था नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति विद्यालय के अंदर घुस सकता है, अपहरण बच्चों का कर सकता है, उठा के ले जा सकता है, या कोई हिंसक पशु या कोई भी हिंसक पशु चार दीवारी के अंदर आ सकता है, या नहीं तो बिना हिंसक पशु भी आकर के चार दीवारी के अंदर गंदा कर सकता है। तो ये चार दीवारी होना चाहिए, चार दीवारी में गेट होना चाहिए, इससे बाहरी तत्व से सुरक्षा हमको मिलेगा। उसके बाद आता है सुगम बाल केंद्रित शैक्षणिक प्रक्रियाएं। एक चीज़ मैं बता दूं कि कक्षा कक्ष प्रक्रियाएं, जो कक्षा में क्रियाएं हो रहा है, जो काम हो रहा है, वह प्रत्यक्ष रूप से
शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। एक ही कक्षा में, एक ही विद्यालय में दो शिक्षक हैं और इसमें एक शिक्षक को बच्चे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और दूसरे शिक्षक को प्यार नहीं करते हैं, जबकि ये शिक्षक बच्चों को तरह तरह से अधिक काम भी करवाते हैं, कोई भी काम करने के लिए देते हैं, लेकिन ये शिक्षक नहीं। तो जो आप कक्षा में व्यवहार करेंगे वैसा बच्चा भी आपको रिस्पेक्ट करेगा। यानी प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा की गुणवत्ता को, जो कक्षा में चल रहा है, जिस तरह से आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। एनसीएफ 2005, जो एनसीएफ 2005 था, इसके अनुसार विद्यार्थी केंद्रित उपागम पर बल दिया गया है। आरटी 2009 भी बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम पर जोर दिया है। बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम में क्या क्या होता है? सबसे पहले आपको शिक्षार्थी को समझना है, बच्चा क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, उसका मानसिक विकास कैसा हुआ, भौतिक शारीरिक विकास कैसा हुआ, उनका घर के लोग कैसे हैं, तरह तरह के बातों को आपको समझना पड़ेगा। बच्चा का मानसिक योग्यता को समझना पड़ेगा, उनके अंदर कौन कौन सा और क्षमता है उसको समझना पड़ेगा। बच्चों का रुचि क्या है, आदत क्या है, स्वभाव क्या है, संस्कृति क्या है, ये सभी चीज़ों को एक शिक्षक को समझना पड़ेगा। बच्चों की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, यह भी एक शिक्षक को समझना पड़ेगा। ये सब समझने के बाद आप बच्चों के आवश्यकता के अनुरूप, उसके रुचि के अनुरूप, उनकी आदत के अनुरूप, उनके भाषा के अनुरूप, उनके संस्कृति के अनुरूप आपको शिक्षण करना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था करना है। 2005 से ही ये आपका सतत व्यापक मूल्यांकन आया है और यह एनसीएफ 2005 के द्वारा है। दोस्तों, आपने मेरा नोट्स को देखा कि किस तरह से आपका मुख्य बातों को मैं इंगित किया हूँ। इसको आप याद करके लंबे ढंग से लिख सकते हैं। इससे आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, किसी भी तरह का क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं जब इसका पॉइंट को, टॉपिक को जानते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो सभी सब्जेक्ट का मात्र 100 रुपये में मिल रहा है। 506 से लेकर 510 तक का, साथ में 513, 514 भी। इसके लिए आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94,709,18,896। तो धन्यवाद दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करते हुए जाएं। गुड नाइट, बाय बाय।